हेलो मेरे दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइंस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने क्लास 10th के बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखा था, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। आज के क्लास में हम साइंस के फिजिक्स जो है आपके 10th क्लास के, उसके 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज के क्लास में देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। साथ साथ में इसका जो पीडीएफ होगा वह आपको तीनों एक साथ, जब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों कंप्लीट हो जाएगा तो तीनों का एक साथ पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इंजीनियर साइंस एकेडमी पर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक इससे प्रीवियस वीडियो जो बायोलॉजी का हमने बनाया अगर नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लें, जिसके कारण अब बायोलॉजी भी आपका तैयारी हो जाए और साथ साथ में आपका फिजिक्स भी क्या हो जाए, तैयारी हो जाए। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फिजिक्स में आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें जो होती है वह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। अगला प्रश्न है दूसरा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं मेरे दोस्तों? 2 नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। अगला प्रश्न है तीसरा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है मेरे दोस्तों? तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? तो सीधा एवं क्या होता है, हासित होता है। क्या होता है? सीधा एवं हासित। अगला प्रश्न है 5 नंबर, कि दर्पण का सूत्र होता है। तो मेरे दोस्तों, दर्पण का जो सूत्र होता है वह आपका क्या होता है? तो 1/v + 1/u = 1/f होता है। या किसका सूत्र होता है? दर्पण का सूत्र होता है। किसका? दर्पण का। अगला प्रश्न है 6 नंबर, और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो दाढ़ी बनाने के लिए आपका अवतल दर्पण क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण मेरे दोस्तों? तो अवतल दर्पण का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है वह मात्रक विहीन होता है, यानी इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस के मुख्य फोकस एक तरफ f1 होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, f2 होता है। यानी कितनी होती है? 2 होती है। तो कितनी होती है मेरे दोस्तों? 2 होती है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वह क्या होता है? v/u होता है। क्या होता है? v/u। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i/sin r। क्या होता है? sin i/sin r। अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है। क्या होता है? डायऑप्टर होता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो फोकस दूरी किसकी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपकी क्या होती है मेरे दोस्तों? तो धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो प्रकाश की चाल अगर देखा जाए तो किसमें होता है? तो हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त? तो जल का हो सकता है, कांच भी हो सकता है, प्लास्टिक भी, लेकिन मिट्टी का प्रयोग हम लेंस बनाने के रूप में नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वह हमारी आँख के रेटिना वाले भाग पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। 16 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस चश्मे का लेंस व्यवहार होता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। वहीं दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रिज्म का हम उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? तो किसके किरण का झुकाव अधिक होता है? तो सबसे ऊपर देखा जाए तो क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल। और सबसे नीचे क्या होता है? बैगनी होता है। क्या होता है? बैगनी। तो अगर कहेगा कि इसका झुकाव अधिक होता है तो बैगनी का, और कौन सबसे कम झुकता है तो वह क्या होता है? लाल होता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? मतलब सबसे ज़्यादा फैलने वाला कौन सा रंग होता है वायुमंडल में? तो वह कौन सा होता है? नीला होता है। कौन सा होता है? नीला। बैगनी, नीला। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है मेरे दोस्तों? तो कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। अगला प्रश्न 21 नंबर, 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगा? तो 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर होता है। कितना होता है? 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। अगला प्रश्न है 22 नंबर, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो धारा मापने में ए मीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? ए मीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे दोस्तों? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, 1 वोल्ट बराबर होता है। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो जूल प्रति क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। V बराबर क्या होता है? W बटा क्या होता है? Q। तो वर्क होता है उसके मात्रा क्या होता है? जूल, और आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। तो इसी फॉर्मूले के सहायता से जूल प्रति का होगा कूलाम होगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वह क्या होता है? R बराबर V बटा क्या होता है? I होता है, या V बराबर क्या होता है? IR। तो अगर हम यहाँ से R निकालें तो I कहाँ चला जाएगा? इसके V के बटा में, तो V बटा I बराबर क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। यानी R बराबर V बटा क्या होता है? I होता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो किसी चालक के प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वह ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है मेरे दोस्तों? तो वह आपका ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। अगला प्रश्न है 29 नंबर, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है वह किसके बराबर होता है? तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। कितना होता है? 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। अगला प्रश्न है किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? अब 220 वोल्ट है तो 100 वाट, और वहीं 110 वोल्ट रहेगा तब उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति जो होती है वह कितनी होगी मेरे दोस्तों? तो वह 50 वाट होता है। कितना होता है? 50 वाट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है?
तो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित कौन नहीं करता है? निरूपित नहीं करता है। तो कौन सा? तो I² जो होता है वह निरूपित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो अगर पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह ऊपरी मुखी होगी। कैसा होगा? ऊपरी मुखी होगी। क्या कि चुंबकीय जो रहता है वह उत्तर की ओर क्या करता है? दिशा बताता है। अगला प्रश्न है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो डायनेमो जो रहता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में। 35 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? जनित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनित्र। अगला प्रश्न है 36 नंबर, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो जब लघुपथन होता है तो उसके समय परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होता है वह क्या होता है? बहुत अधिक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा उसका मान हो जाता है। 37 नंबर प्रश्न है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है 38 नंबर, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत। तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है वह सूर्य है। क्या है? सूर्य। अगला प्रश्न है 39 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह क्या होता है? एक दिशीय होता है, यानी एक ही दिशा में होता है। अगला प्रश्न है, ओजोन का आणविक सूत्र। तो ओजोन का आणविक सूत्र O3 रहते हैं। ऑक्सीजन के 3 अणु इसमें क्या हो रहते हैं? मिले रहते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला जो रसायन है वह DDT है। क्या है? DDT। अगला है अपघटक का उदाहरण। तो अपघटक का जो उदाहरण होता है वह कौन है? तो कवक है। क्या है? कवक जो होता है वह क्या है? अपघटक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो पर्यावरण का हिस्सा वायुमंडल भी होता है, जलमंडल भी होता है और स्थलमंडल भी होता है। इसलिए इनमें से क्या हो जाएगा? सभी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण इसमें से कौन है मेरे दोस्तों? तो महासागरीय तरंग भी है, सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है। इसलिए इनमें से क्या हो जाएगा? सभी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों फिजिक्स के आपके लगभग प्रश्न जो थे वह पूरे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में केमिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन सब को लेकर के आएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण रहेगा और पूरे केमिस्ट्री के चैप्टर से रहेगा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।